ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि मंत्रालय इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। मंत्री जी, देश की पोषण आवश्यकताओं के साथ साथ आर्थिक मुद्दे पर इसके असर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को उत्सवी रूप में मनाने के लिए भारत में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार का कृषि विभाग भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से भी दुनिया में हम अग्रणी हैं। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे खाने की थाली में पोषकता का अभाव न हो। और जब हम इस दृष्टि से थाली पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मिलेट्स का स्थान थाली में कम हो गया है और मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। मिलेट्स में विशेष रूप से खास चीज ये है कि ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है, छोटा किसान भी इस पर काम कर सकता है और कम पानी में और बिना फर्टिलाइजर के भी इसकी खेती की जा सकती है। और इसलिए पूरे दुनिया में आज पोषक तत्व खाने में रहें, इस बात की चर्चा जोर शोर से चलती रहती है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा। हम लोगों ने भी वर्ष 2018 में काफी कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया है। 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर धूमधाम के साथ 2023 मनाया जाएगा। अभी हम सब लोग कुछ दिन पहले मिलेट्स के किसानों के साथ बैठे थे, उनसे विचार विमर्श किया। उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़े, इसके लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और मिलेट्स से सिर्फ रोटी नहीं बने, अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं। रागी का डोसा बन सकता है, इडली बन सकती है, बाजरा के लड्डू बन सकते हैं, बाजरा के बिस्किट्स बन सकते हैं, मिलेट्स की टॉफी बन सकती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अगर इसके आर्थिक पक्ष को हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि मिलेट्स का जितना प्रयोग बढ़ेगा उतनी ही मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा और दुनिया के बाजार में भी हमारा मिलेट्स उपयोगी होगा और मिलेट्स से बने जो पदार्थ हैं उनको मार्केट मिलेगा। इसका फायदा हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा और अंततोगत्ता ये फायदा किसानों को होगा। तो आर्थिक पक्ष भी इससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारतीय किसानों के लिए आर्थिक तौर पर एक बहुत ही सहायक योजना के रूप में उभर कर सामने आई है और इसके सकारात्मक परिणाम भी हम देख रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसानों की आय बढ़ाने में बीते समय में योजना किस तरह से मददगार रही है? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान का हो उत्थान, इसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या किसानों की है और देश की बड़ी आबादी किसानी पर आजीविका के लिए भी निर्भर करती है। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान की ताकत बढ़ाए बिना, उसका आर्थिक मजबूत पक्ष किए बिना हम आगे कृषि में बढ़ पाएं, ये मुमकिन नहीं है। और इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि देश में किसी ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मांग नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा
कि जब मैं किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसानों को आह्वान कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में मुझको भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के किसान के सम्मान में किसान सम्मान निधि योजना का सृजन किया और इस योजना के अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हजार की किस्त के रूप में एक वर्ष में 6,000 रुपया किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। ये 6,000 रुपया छोटे किसान को बहुत ही मददगार होता है। अगर उसको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो साहूकार के पास जो जाता था उसका ब्याज भी वो देता था, तो उससे भी उसको मुक्ति मिली है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, ये भी सुनिश्चित किया कि इस योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को पूरा का पूरा उस तक पहुंचे। और इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, डीबीटी का रास्ता अपनाया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11.5 करोड़ किसानों को अब तक 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उनके खातों में जमा की जा चुकी है। मंत्री जी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसके तहत कृषि से संबंधित हर चीज को खेतों तक ले जाने की सरकार की योजना है। और चूंकि इसका मेन फोकस फसल की कटाई के बाद प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण और प्रबंधन से है, तो किसानों को किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, एक समय था जब देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 50% था। धीरे धीरे ये योगदान घटता गया। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का भी अभाव रहा और बैंक के निवेश का भी अभाव रहा। और इस कारण अगर आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो फसल के उपरांत नुकसान से बचाने वाली अधोसंरचना होनी चाहिए, उसका अभाव है। और किसान अगर अन्य प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल फसल के उपरांत अपने उत्पादन का अधिक दाम लेने के लिए कोशिश करे, तो इस प्रकार की संरचनाओं का भी अभाव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया खेती के क्षेत्र में। इसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपया, मछली पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे लगभग कृषि और उससे संबंध जो कामकाज है उनके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो। और जो अधोसंरचना के गैप्स हैं या जो दूरियां हैं उनको कम करके हम गांव के पैक्स तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा सकें, इसके लिए ये योजना प्रारंभ की है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी साल भर ही हुआ है इस योजना पर काम करते हुए और अभी तक 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बैंक्स ने मंजूर कर दिए हैं जिन पर काम चल रहा है। और ये अधोसंरचना लोगों को मिल जाएगी। गांव में व्यक्ति को वेयर हाउस मिल जाए, गांव में उसको कोल्ड स्टोरेज मिल जाए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीनें मिल जाएं, अन्य प्रकार के जो उपकरणों की उसको आवश्यकता है वो अगर उसको गांव में ही उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा होगा। इसलिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड आने वाले कल में खेती के सामने जो फसल के उपरांत नुकसान की चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने में निश्चित रूप से सफल होगा। मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। चूंकि भारत अब G20 का अध्यक्ष है और लगभग 1 साल तक देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो कृषि मंत्रालय इस दिशा में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है या फिर करेगा? G20 के जो कार्यक्रम हैं वो G20 सेक्रेटरीट के द्वारा निर्धारित रहते हैं, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि देश भर में 56 कार्यक्रम होंगे। इस बार अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम देश भर में होंगे। कृषि मंत्रालय भी जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को उपयुक्त स्थानों का चयन करके उनको ठीक प्रकार से हम उपयोग कर सकें और उनको ठीक प्रकार से आयोजित कर सकें, इस मामले में काम कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।